हेलो एवरीवन, कैसी चल रही तैयारी आप लोगों की? मुख्य परीक्षा को लेकर के आप लोग बिल्कुल कमर कस चुके होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। चलिए आपके उसी काम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जब मैंने हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक वीडियो आप तक पहुंचाया था जिसमें मैंने बताया था कि हिस्ट्री में कैसे स्कोर किया जाए, उसमें मैंने ये भी कहा था कि आने वाले दिन में हम आपको अपना गेस क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज इस वीडियो में हम वही काम करने जा रहे हैं। 4 सब्जेक्ट मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है: इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन इकोनॉमी। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 4 सब्जेक्ट पर जो गेस क्वेश्चन हो सकते हैं, जो आने वाले दिन में जेपीएससी मुख्य परीक्षा में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम लेकर के आ रहे हैं। लेकिन कोई भी बात बताने से पहले ये सिर्फ आपको कहना जरूरी है कि ये गेस क्वेश्चन है और गेस सिर्फ गेस होता है। इसमें इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि ये बिल्कुल आ ही जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पे गेस है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फेल हो जाएगा। आप देखिए और इसके आधार पर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो आज हम इन 4 सब्जेक्ट के संदर्भ में आपको गेस देने जा रहे हैं। आने वाले वीडियो में जो लिस्ट बच जाएगा ज्योग्राफी, साइंस, उस पर भी हम आप तक अपना गेस क्वेश्चन पहुंचाने का काम करेंगे। तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, या अगर आपने अपने पास सिलेबस रखा है तो उसमें आप टिक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। हमने लिख के रखा है कुछ जो इम्पोर्टेंट है मेरे नज़र में। एंशिएंट इंडिया से हम लोग अगर शुरू करें तो एंशिएंट इंडिया में जिन क्वेश्चन को आपको निश्चित तौर पे देख करके जाना चाहिए उसको बता रहे हैं। यहाँ मतलब एंशिएंट इंडिया में लगभग 11 टॉपिक हैं और सब टॉपिक उसका अगर मिला ले तो लगभग 35 क्वेश्चन के अराउंड क्वेश्चन बनता है। उसमें से 12-14 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। 2 सेक्शन आपको कवर करने हैं, तो एंशिएंट से आप कुछ जो क्वेश्चन है उसको जरूर कर लीजिए। जैसे ओरिजिन ऑफ आर्यंस, आर्यों की उत्पत्ति, ये कर लीजिए, ये स्कोर भी देगा आपको। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन का उत्पत्ति, यहाँ से भी क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन की भी संभावना है। तो आर्यों की उत्पत्ति, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल का सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जो सिचुएशन रहा है जो आपके सिलेबस में है, उसको आप जरूर देख लीजिए। लिच्छवी, उनका संविधान, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और अमूमन यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आमतौर पर विद्यार्थी इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हैं तो ये अच्छा स्कोर देने वाला क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन उसमें से 3 क्वेश्चन हम आपके लिए रखे हैं। एक तो मौर्य साम्राज्य का विस्तार, उसको आप अच्छे से मैप पर डायग्राम बना करके शो कीजिएगा। अशोक का धम्म, उसके सारे डायमेंशन जो हैं, ठीक है, और मौर्यों की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी उनका जो है, ये देख लीजिएगा। तो ये 3 में से हमको लगता है कि ये क्वेश्चन निश्चित तौर पर आना चाहिए। इसके अलावा गुप्ता से आर्ट एंड आर्किटेक्चर और डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इसको आप जरूर देखिए, ठीक है। इसके बाद चोल डायनेस्टी, साउथ में अगर जाते हैं तो इसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर और साथ ही साथ चोलों का सामुद्रिक अभियान, ये गेस के तौर पर मेरा क्वेश्चन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको और देख लेना चाहिए एंशिएंट इंडिया से, वो है पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धि। ये सब हाईली स्कोरिंग भी होंगे और मेरे गेस में भी शामिल है। और ये भी आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि इनमें से कई सारे क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पर अपलोड भी किए हैं, आप चाहें तो उसका भी मदद ले सकते हैं। मिडिएवल इंडिया में अगर हम लोग जाते हैं तो मिडिएवल इंडिया में भी कमोबश इतने ही टॉपिक हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी वही 30-35 बनता है, जिसमें से कुछ जो सिलेक्टेड हैं वो हम आप तक गेस के तौर पर पहुंचाने जा रहे हैं। अरबों का सिंध विजय, कारण और परिणाम, इस रूप में इस टॉपिक को आप तैयार कर लीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ उनका मार्केट और मिलिट्री रिफॉर्म से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसको भी उसके सारे डायमेंशन को देख के रखेगा, सो दैट कि क्वेश्चन को अगर ट्विस्ट भी करता है, बाएं दाएं भी करता है, तो आप आंसर देने की स्थिति में होंगे। मंगोलों का भारत पर आक्रमण, ये भी क्वेश्चन इस बार मेरे दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और ये हाईली स्कोरिंग है, तो अगर ये आता है तो इसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सूफिज्म क्या है और सूफिज्म का भारत पर प्रभाव, सूफीवाद और उसका प्रभाव, इसको देख लीजिएगा। और सेम तरह का क्वेश्चन आप भक्ति आंदोलन, कैसे उसका विकास हुआ और साथ ही साथ भक्ति आंदोलन का प्रभाव,
इसको भी आप देखने का काम कीजिएगा। मेडिएवल में इस्लामिक स्थापत्य कला मतलब इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है उसको भी आप एक बार जरूर देख के रखिए, ठीक है। इसके बाद मुगल काल में हम लोग चले तो मनसबदारी प्रथा क्या है, ठीक है, और मुगलों के पतन में मनसबदारी व्यवस्था का क्या रोल रहा है इसको भी देखिएगा। अकबर और औरंगजेब उनकी धार्मिक और उनकी राजपूत नीति से जुड़ा हुआ सिलेबस में है, आप उसको देखिए और साथ ही साथ मुगल पेंटिंग इसको भी देखने का काम कीजिए। इसके अलावा दो और क्वेश्चन, राइज ऑफ मराठा पावर, ठीक है, जिसमें कि शिवाजी की उपलब्धि को जोड़ते हुए आप देखिएगा, और साथ ही साथ मराठों का उत्तर भारत में विस्तार और फिर उनका पतन, ठीक है। ये क्वेश्चन मेडिएवल में अगर आप देख लेते हैं तो मेरे ख्याल से अगर ये दो सेक्शन आप टच कर रहे हैं तो आप सेफ हो जाएंगे। मैंने वीडियो में कहा था, जब हिस्ट्री वाले हम बात कर रहे हैं, कि आमतौर पर लोग मॉडर्न और झारखंड से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपने तैयार कर रखा है तो जो क्वेश्चन किया जाना चाहिए, जो स्कोर आपको देगा उस क्वेश्चन का मेरे गेस में भी वो शामिल है, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। भारत का विभाजन और उसका परिणाम, उसके बाद देशी रियासतों का विलय, आप अपना सिलेबस में पूरा डिटेल्स को देख लीजिएगा, और उसके बाद भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, ये क्वेश्चन आपको बहुत नंबर देंगे। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश रूल, इसको देख लीजिए और उसका जो प्रभाव पड़ा उसको भी देख लीजिए। मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था की, और ओवरऑल उसका भारत पर क्या कुछ प्रभाव पड़ा उसको बताइएगा। इसके अलावा मॉडर्न इंडिया कर रहे हैं तो 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय और स्वदेशी आंदोलन भी आप करके रखें। झारखंड से मेरा दो गेस है, एक आदि धर्म और सरना संस्कृति, और इसके अलावा झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन, ये दो क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे झारखंड जो लोग अटेम्प्ट करने जा रहे हैं 6 क्वेश्चन है, उसको सबको देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, बट ये दोनों गेस में है, इसको देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं इंडियन पॉलिटी और पीए से क्या करें। तो पहले इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में भी 13 टॉपिक्स हैं और फिर सब टॉपिक मिला के कई सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। उसमें से 8-9 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो मेरा गेस है उसको देखिएगा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है उसको देख लीजिएगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी, डीपीएसपी में जो क्वेश्चन बनेगा तो कई एंगल से क्वेश्चन बनेंगे, उसमें से डीपीएसपी का क्रियान्वयन, इसको आप देखने का काम कीजिए। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा, उसका कंपोजिशन और फंक्शन। लोकसभा और राज्यसभा से मेरा गेस होने के पीछे रीजन ये है कि नया संसद भवन बना है तो हाईलाइटेड है, और ऐसी स्थिति में उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको थोड़ा सा नया डायमेंशन के साथ जोड़ करके और उसको भी जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनका रोल वगैरह जो भी है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म, मतलब कि न्यायिक पुनर्विलोकन और न्यायिक सक्रियता, इससे जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे गेस के अनुसार, आप उसको देखिए। इसके बाद पावर एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, उनके जो कार्य हैं, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन। सेंटर स्टेट रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा क्वेश्चन हो सकता है, या फिर सिर्फ एक रिलेशन को पूछ दे कि लेजिस्लेटिव रिलेशन क्या है या एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, इस तरीके से। तो इसका पूरा जो एंगल है उसको आप देख के रखिए। पंचायती राज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ये आया हो ना आया हो, लेकिन हमेशा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको भी देख के रखिए। इसके अलावा अभी चुनाव चल रहा है तो चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा भी हाईलाइटेड होगा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इससे जुड़ा हुआ सारा इसका जो एस्पेक्ट हो सकता है, अलग अलग क्वेश्चन का एंगल हो सकता है, उसको आप ध्यान रखिए। इसके अलावा सीएजी और इमरजेंसी प्रोविजंस, ये आप इंडियन पॉलिटी में देख सकते हैं। तो हार्डली 8 से 10 क्वेश्चन के बीच में मैंने आपको बताया है, ठीक है, आप इसको कर लीजिए। इसमें कई सारी चीज़ें आपकी जानी भी हुई होंगी। इसके अलावा एक बात और यहाँ कहना चाहेंगे कि इंडियन पॉलिटी में पिछले बार का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये एकमात्र सब्जेक्ट था जहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया था, एक ऐसा एंगल दिया था जिससे कारण से कई सारे विद्यार्थी जो थे वो फंसने वाली स्थिति में आ गए। तो एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इंडियन पॉलिटी का, वो आपको पता होना चाहिए।
बिना उसकी जानकारी के आप बेहतर अंक नहीं ला सकते हैं या लिखने में आप सहज महसूस नहीं कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा बढ़िया से देख लीजिए। अब देखते हैं हम लोग पीए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए वो है केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, पीएमओ। इसके अलावा जिला कलेक्टर की बदलती भूमिका, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जाए हम लोग तो जिला कलेक्टर की बदलती भूमिका, कार्मिक प्रशासन के टॉपिक में लोक सेवकों का मनोबल और उत्पादकता, इसको आप देखिएगा। नौकरशाही, इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन मेरे हिसाब से आना चाहिए इस बार वो है सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। मानवाधिकार, उसमें से दो क्वेश्चन आप देख लीजिए। एक तो मानवाधिकार का वैश्विक घोषणा पत्र, और उस वैश्विक घोषणा पत्र को आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के साथ एसोसिएट करके देखिए, सो दैट कि अगर क्वेश्चन को वहाँ दोनों को ऐड करता है, एक साथ मिला के पूछता है, कोई ऐसा एंगल देता है तो आपके लिए फिर आसान हो जाएगा। अदरवाइज इंडियन पॉलिटी में क्वेश्चन को ट्विस्ट करने की संभावना भी होती है, पीछे के एग्जाम में इसके उदाहरण मिल चुके हैं। इसके अलावा लोकपाल, उसका संरचना, उसका कार्य, उससे जुड़ा हुआ बाकी चीजें। इसके अलावा एक गुड गवर्नेंस से और क्वेश्चन कर लीजिए, सिविल सोसाइटी की भूमिका और सुशासन में लोगों की भूमिका का महत्व, ठीक है, ये क्वेश्चन आप पीए में कर लीजिए। तो हिस्ट्री, पॉलिटी और पीए। अब हम एक और बताना चाह रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी 200 नंबर का सब्जेक्ट है, हाईली स्कोरिंग है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी वो सब्जेक्ट है जहां आप रट्टा मार करके, किताबी बात पढ़ करके सिर्फ आंसर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये इकोनॉमी है, मतलब कि अर्थव्यवस्था का व्यवहारिक पहलू है, तो कुछ आंसर आपको ऐसे भी करने होंगे अगर क्वेश्चन डिमांड करता है, जिसको कि आप व्यवहारिक तौर पर लिख सकते हैं। तो उन चीज़ों को आप दिमाग में रखिए। जैसे उदाहरण के लिए इन्फ्लेशन, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो सकता है, और साथ में एक क्वेश्चन और जोड़ दे कि वर्तमान में मुद्रास्फीति के बढ़ने के पीछे क्या कारण है, या न्यूनतम समर्थन मूल्य मुद्रास्फीति को चेक करने में, नियंत्रित करने में कैसे अपनी भूमिका निभा सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके और आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। मतलब ऑब्जर्वेशनल अगर आप जाएंगे तो आपको ये लिखना आसान हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा बुकिश भाषा इस्तेमाल करेंगे, किताबी भाषा इस्तेमाल करेंगे, रट करके जाएंगे, तो आप इस सब्जेक्ट में बेहतर स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप सिलेबस को बढ़िया से देखिए तो आपको ये भी महसूस होगा कि 2-3 टॉपिक एक साथ मिलता जुलता है। मतलब एक ही टॉपिक को 2-3 भाग में बांट दिया है और सिलेबस को बड़ा किया है। तो उसको एक बढ़िया से आप एक बार ज़रूर स्टडी कर लीजिए, अच्छे तरीके से देख लीजिए, सो दैट कि किसी भी तरह से क्वेश्चन अगर आए तो आप आसानी से उसको करने की स्थिति में हो। और शब्द को सरल रखिएगा, सहज रखिएगा। जितना सरल भाषा होगा, जितनी सहजता से आप अपना आंसर को लिखने का काम करेंगे, यकीन मानिए उतना अधिक आप स्कोर कर पाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बहुत लच्छेदार भाषा लिखना चाहते हैं, बहुत भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और वो इसलिए करना चाहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि इससे आंसर हमारा ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और ज़्यादा स्कोर आएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि वैसे शब्दों को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब कोई फायदा होता नहीं है, और ये रट रटा करके आप समझ जाते हैं और एग्जामिनेशन में फिर आपकी भाषा पर पकड़ कमजोर हो जाती है। तो सिंपल रहिए, सहज रहिए। जितना सहज भाषा, सरल भाषा आप लिखेंगे, उतना अच्छा ये कम्युनिकेट करेगा, उतना अच्छा आपको स्कोर देगा। तो भारी भरकम शब्दों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए ताकि लिखने में आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी बिल्कुल भी ना हो। चलिए तो देखते हैं हम लोग सेक्शन ए को। अगर हम लोग देखें तो इन्फ्लेशन को आप देख लीजिए, ठीक है, मतलब उसका अर्थ से लेकर के उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, कारण वगैरह सब कुछ, इन्फ्लेशन को अच्छे से देख लीजिए। डेमोग्राफिक डिविडेंड ये जरूर देख लीजिए, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन मेरे केस में बहुत ऊपर है, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग विश्व का सबसे बड़ा आबादी हो गए हैं, सबसे युवा हमारी आबादी है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना मेरे दृष्टिकोण से बहुत प्रबल है, बहुत मजबूत है। उसके अलावा पब्लिक फिनांस आप देख लीजिए, इसका पूरा टॉपिक देख लीजिएगा, और खास करके उसमें टाइप्स ऑफ टैक्सेशन इसको देख लीजिए। पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय, इस टॉपिक को आप देखिए। वृद्धि के कारण और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा,
इस एंगल से खास तौर पर पब्लिक एक्सपेंडिचर को देखने की आवश्यकता है। इसके लिए आप फ्लो चार्ट वगैरह इस्तेमाल कीजिए, पूरा का पूरा पब्लिक एक्सपेंडिचर को आप दिखलाइए और फिर स्कोर उठाने का काम कीजिए। वैसे हम आपको बताएं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर पर एक छोटा सा वीडियो हम बहुत पहले डाले थे, ठीक है। मेरे व्यूवर बहुत नहीं है, सब्सक्राइबर बहुत नहीं है, बट वो चीज़ बहुत अच्छा बना हुआ है और आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मेरा गेस है वह है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, ठीक है। इसको भी देख लीजिएगा क्योंकि 3 सब्जेक्ट में सेंट्रल स्टेट रिलेशन से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट जरूर है। पीए में भी है, यहाँ भी है और आपका इंडियन पॉलिटी में भी है, तो उसको देख लीजिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट देख लीजिए और इसके अलावा भारत की बैंकिंग प्रणाली, उसकी संरचना, इन चीज़ों को देख लीजिए क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो ये हाईलाइटेड है। इसलिए सेक्शन ए में इतने सारे क्वेश्चन को आप करने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये 200 नंबर का पेपर है और फिर बताएं कि ये हाईली स्कोरिंग है अगर आप सही तरीके से आंसर लिखते हो तो। उसके बाद सेकेंड जो इसका सेक्शन है मतलब सेक्शन बी, इसमें आर्थिक विकास का जो मीनिंग है, कैसे उसका मेजरमेंट होगा, इसको आप देख लीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट संभवतः पिछली बार आया है लेकिन फिर भी मेरे गेस में है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और भारत में इस संदर्भ में जो भी पॉलिसीज है, गवर्नमेंट का जो भी इनिशिएटिव है, उसको भी आप याद रखिए। उसके अलावा विदेशी पूंजी और विदेशी तकनीक का क्या कुछ रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको देखिए। और इसके अलावा जो MPI है मतलब कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन आपको देखने की आवश्यकता है, ठीक है। इतना आप सेक्शन बी में अवश्य कर लीजिए। अब सेक्शन सी की बात करें तो इसमें सुधारों की प्रासंगिकता मतलब जो नई आर्थिक नीति है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तीनों को अलग अलग, लिबरलाइजेशन उसका इंपॉर्टेंस, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या है ए ग्लोबलाइजेशन, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होगा नई आर्थिक नीति के। ये तीनों जो एस्पेक्ट्स हैं, LPG और फिर सुधारों की क्या प्रासंगिकता है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, इसको देखिएगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्योंकि मैंने कहा कि बैंकिंग में सेक्टर में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो आपके सेक्शन सी में भी है बैंक से जुड़ा हुआ। इसमें आप शेड्यूल जो कॉमर्शियल बैंक है उनके संदर्भ में क्वेश्चन को क्रिएट कीजिए और बनाइए, ठीक है। उसके बाद फिनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, इससे भी जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और फिर उसका प्रभाव, इसको भी आप देख के रखिए, चाहे ये आया हो या नहीं आया हो। अगर आया हुआ है पहले भी तो नया एंगल दे सकता है, इसलिए इसको हर हालत में देख करके आपको तैयार करना चाहिए। इसके अलावा MSMEs की जो समस्या है मतलब लघु और मध्यम उद्योग का जो समस्या है उससे जुड़ा हुआ उसका रोल, इसको आप देख लीजिए। इसके अलावा सेक्शन सी में विनिवेश और सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण, ठीक है, तो निजीकरण से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेलवे वगैरह का जो बात होता रहता है तो चर्चा में रहता है, तो इसको जोड़ करके आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। अब बच गया झारखंड। झारखंड से क्या कुछ क्वेश्चन आ, देखिए झारखंड में क्वेश्चन जो है वो अमूमन बाकी जो क्वेश्चन है उसी से जुड़ा हुआ पहलू है, मतलब कॉन्सेप्ट तो उसको आप पहले ही देख चुके होते हैं, मतलब ABCD जो भी सेक्शन है उसमें, लेकिन झारखंड से कुछ चीज़ों को देख लेना चाहिए आपको, जहां थोड़ा सा आंकड़े भी आपको यूज़ करने की संभावना हो सकती है, ज़रूरत हो सकती है। इसमें जो देखना है आपको वो है झारखंड की अर्थव्यवस्था की जो संरचना है, मतलब तीनों सेक्टर और उसका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल, एक आप अच्छे तरीके से इन तीनों सेक्टर को देख करके रखिएगा। उसके बाद है शिक्षा और स्वास्थ्य के संकेतक, झारखंड के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, इसको देख लीजिए। झारखंड का जनांकीय लक्षण, डेमोग्राफिक फीचर्स, इसको आप देख लीजिए। गरीबी निवारण कार्यक्रम झारखंड से जुड़ा हुआ है, पूरा भारत निर्माण मनरेगा जो भी है आपका सिलेबस में, इसको आप देख लीजिए। छोटा छोटा पॉकेट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा वन और पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं झारखंड के इकोनॉमिक सेक्शन में, उसको आप निश्चित तौर पर देख लीजिए। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको इन 4 सब्जेक्ट्स में, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, PA और इकोनॉमी में मदद दे सकता है। लेकिन फिर दोहरा दें अंत में कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा गेस है, इसके आने का गारंटी बिल्कुल भी हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये आपकी तैयारी को निश्चित तौर पे मजबूती देगा और ये क्वेश्चन स्कोरिंग भी होंगे जो मेरे गेस में शामिल है।
ठीक है, उम्मीद है आपको ये हेल्प करेगा। आप इनको आधार बना करके तैयारी कीजिए। बाकी जो चीज़ें आपने पढ़ रखी है, वक्त मिलता है तो निश्चित तौर पे दोहराइए, लेकिन इन चीज़ों को एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। इनमें से कई सारे चीज़ों पर हम वीडियो बना रखे हैं, पॉलिटी और हिस्ट्री पर खास करके, इकोनॉमी पर भी कुछ क्वेश्चन। आने वाला दिन में हम और भी इन टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे, आप उसको भी देखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, आप लोगों से मुलाकात होगी, बातें होंगी। धन्यवाद।